my God. Yes. I'm impressed. Yes. Vasa recta. Vasa recta क्या है? बस ये बताना अनुज। अनुज जो है वो कुछ अच्छे आंसर्स देने वाले हैं इधर. Not you. Don't get hyper excited. Yes, अनुज. हाँ ठीक, कोई बात नहीं. We can think. वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा क्या है? नहीं. Wrong. So Anuj will tell us, not others. Exclusively this would be told by Anuj. मैंने बोल दिया कौन से अनुज को, वो सोच भी रहा है. वासा रेक्टा क्या है? कौन सा ब्लड वेसल? आर्टरी है या आर्टीरियोल है या व्हाट इज दैट? आर्टरी. रॉन्ग. और ये नहीं है आंसर. देन ये नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग. Yes, this side somebody will tell. I think this person can tell. I tell you. जो बिल्कुल गलत है. और yes, yes, you are right. वासा रेक्टा क्या है? कैपिलरी. आर्टरी नहीं है एंड आर्टेरियोल नहीं है. दैट इज कैपिलरी. तो ढेर हो गए यही. काउंटर करंट तो बाद में, पहले इसी में ढेर हो गया क्वेश्चन में. ठीक है. सो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन, दैट इज यूरिन. तो प्लीज रिमेंबर दैट इज. नाउ अब जो पार्ट है वो सब बहुत ही इजी है और मोस्ट ऑफ देम आर फॉर रटने वाले टाइप. अभी भी आवाज आ रही है? अभी भी आवाज आ रही है? अभी भी आवाज आ रही है? ठीक है. तो विल टेक अप दैट इज यूरिन. तो आपको याद रखना है इसके पीएच यूरिन का. इट इज 6.8 नहीं है. सलाइवा का 6.8. एंड देयरफॉर यस ऑफ कोर्स इट इज एसिडिक. एंड देन कंपोजिशन अगर आप देखो, कलर इज हाँ ये बिल्कुल नोट करते जाओ क्योंकि अब ये सब बहुत ही इजी है. कलर दैट इज एम्बर येलो. एंड देन composition 96% water and 4% solute. सलाइवा में कितने परसेंट वाटर होते हैं? पलक. रॉन्ग. वर्षा. अभी तक आंसर नहीं मिले. वर्षा नहीं, ये रॉन्ग. एंड who all are talking? आप बताओगे आंसर? बताओ. नहीं, ये तो बहुत ही रॉन्ग. एंड देन एनीवन एल्स? दर्शना अच्छा वीकेंड में. यस, दर्शना तो नहीं है यहाँ. नहीं, शी इज इन वीकेंड. एंड देन आई थिंक वन ऑफ द खुशीज या वन ऑफ द रियाज. एनी रियाज कोई बता सकते हो? नहीं कुछ जो आवाज धीरे धीरे आ रहा है सब रॉन्ग. तो थोड़ा सा और मॉडिफाइड. नहीं, थोड़ा और मॉडिफाइड. यस, 99% हुआ. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दैट इज 96% व्हाट. अब देखो क्यों कंफ्यूजन आएगा. जैसे आपके जब AITS रहेंगे
ये डाइजेशन चैप्टर के, तो आपको लगेगा 99%, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ यूरिन में कॉम्पोजिशन तो इट इज 96%, ध्यान रखोगे। जिसमें कि सॉल्यूट्स अगर हम लोग देखें, सॉल्यूट्स में क्या क्या होने चाहिए वर्षा, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, जल्दी बताओ क्या क्या है। सोडियम, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं, तो बात करोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट इज यूरिया। तो यूरिया जो है काफी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, ये 4% जो सॉल्यूट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो यूरिया का ही है। तो मैक्सिमम सॉल्यूट अगर हम लोग देखें यूरिया, मैक्सिमम परसेंटेज सॉल्यूट। इसके अलावे क्रिएटिनिन, देन नेक्स्ट फॉस्फेट, सल्फेट, and then other ions, A and plus, K plus, Cl minus, all these things would be present। लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना है आप। तो यूरिया तो एकदम पहले आपको सॉल्यूट्स में बताना है, एंड देन क्रिएटिन, फॉस्फेट, सल्फेट एंड आयन। नेक्स्ट इज दैट इज वॉल्यूम। तो एक दिन में अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो इफ आई कैन सी, कुछ एनसीईआरटी ने सिर्फ 1 लीटर लिख रखा है, कुछ ने 1.5, तो आप देख लेना क्या है अपडेटेड, but then it has to be 1 to 1.5 लीटर पर डे। और ये क्या है, ये एवरेज वैल्यू, ठीक है। और एग्जाम में अगर रहेंगे दैट इज, मतलब मैं बता दे रहा हूँ अभी, अगर मानो 1 लीटर है और एक में 1.5 लीटर है, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे ही, या तो रहेंगे एक ऑप्शन में 1 to 1.5 लीटर और एक में रहेंगे 1। तो आप ऑप्शन देख के मोर अप्रोप्रिएट टिक करो। अगर आपको लगता है कि इन्होंने आंसर 1 to 1.5 लीटर दिया है तो फिर इसको आपको राइट करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है और 1 लीटर, तो फिर 1 लीटर करो, तो वो आप ऑप्शन देख के मोर अप्रोप्रिएट पे टिक करना। एंड वी शुड रिमेंबर इसमें यूरिया जो है वो कितना अमाउंट एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन, पर डे 25 to 30 gram urea is excreted through urine on an average। ठीक है, ये क्वेश्चन है लेकिन ये आपको एनसीईआरटी से देखना है, तो यू कैन चेक एनसीईआरटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दिन में आप देखोगे कितना यूरिया एक्सक्रीट होते हैं ऑन एन एवरेज थ्रू यूरिन। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, आप शिफ्ट हो जाओ। इधर यहाँ आओ, दिस साइड, सी हाँ, मिल गए ये पॉइंट। अब मैं आई विल टेल यू कि किस तरह से लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्ट करते हैं। पहले आप वो पार्ट निकालो। तो ये कौन सा चैप्टर है? ट्रू सर। 298। हाँ, लेकिन but then I will tell you others also, let others also come out with the answer। 298 पेज पे आपको ये क्वेश्चन देख के फिर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स।
ये ट्रू तो है, बट देन यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको ध्यान रखना है. So I think somebody's mood is in full mood to go out. भेजने पे आई थिंक फिर जो है वो बाकी लोग शांत होंगे. यस, ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे एब्सोल्युटली इट इज ट्रू. लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन जब ये बनाया जाएगा इस पे, और एआईटीएस में बहुत बार पूछ भी लेते हैं, तो दे विल पुट लाइक ऑन एन एवरेज in each urination there is release of 25 to 30 gram urea. ये बिल्कुल गलत, because this is the value per day. ठीक है. अब देखो और कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है. अभी भी कोई somebody who is doing that, ये पेन बार बार ऐसे ऐसे करना, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि what you are doing you are not comfortable with that. पिन ड्रॉप साइलेंस आप कुछ देर रख भी नहीं सकते हो, ये हालत. तो दिस स्टेटमेंट अब देखो और किस तरह से मॉडिफाई करेंगे. नाउ per day 25 to 30 milligram urea is excreted through urine on an average. बिल्कुल गलत. इट हैज टू बी इन ग्राम. मतलब आप देख रहे हो कितना लार्ज अमाउंट है, तभी सॉल्यूट में यूरिया जो है वो काफी हाई अमाउंट में जो है वो एक्सक्रीट होता है. और क्या क्वेश्चन रहेंगे? पर डे 25 to 30 gram urea is excreted through urine मैक्सिमल. वो भी गलत. तो ये एवरेज वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं. इससे ज्यादा भी एक्सक्रीट हो सकते हैं. ठीक है. तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज जो भी आपकी जो टेस्ट होते हैं एआईटीएस, तो उसमें जो है ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ अब जो ये कॉम्पोजिशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ डिफर भी कर सकते हैं. तो डिफर कैसे करते हैं? तो कॉम्पोजिशन composition may differ depending on diet. फिर डाइट पे डिपेंड कर सकता है. ठीक है. तो अगर मानो वाटर इंजेक्शन ज्यादा है, इंजेक्शन ज्यादा, तो आप देखोगे देयर इज यूरिन वॉल्यूम ये भी ज्यादा. ठीक है. नाउ अगर सपोज करो प्रोटीन इनटेक ज्यादा, इंजेक्शन मोर, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है यूरिया इंक्रीजेस इन यूरिन. ठीक है. क्योंकि प्रोटीन मेटाबोलाइज होके यूरिया बनाता है. तो ये ध्यान रखो. नाउ दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो पानी अगर ज्यादा इंजेस्ट किया गया तो यूरिन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, और प्रोटीन इंजेक्शन अगर ज्यादा है तो यूरिया भी यूरिन में ज्यादा हो. ठीक है. तो ये जरूर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन में डिफर डिपेंडिंग अपॉन डाइट. बिल्कुल. तो ये रिजिड कॉम्पोजिशन नहीं है कि इतना ही परसेंट जो है वो इट हैज टू बी सल्फेट, इतना ही क्रिएटिन. नॉट लाइक दैट. इट मे चेंज, परसेंटेज में वैरी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डाइट हैज बीन टेकन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. डिटेक्ट.
लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन, जो भी कहो बात एक ही है. द नेक्स्ट इज दैट इज mechanism of urination, या जिसे we also call it as micturition, या फिर we can also call it as micturition reflex. सब एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं. मिक्चुरेशन को या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बात एक ही. अब ये आप देखो, ये आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है, लेकिन आई विल टेल यू कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो एग्जाम में. रिटन, ठीक. तो लेट अस कम विद दैट इज यूरिनेशन का मैकेनिज्म. देखो, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इसका अगर हम लोग साइट देखें तो दैट इज किडनीज, अनडाउटेडली, बिल्कुल, ये हम लोग जानते हैं. लेकिन अगर हम लोग स्टोरेज ऑफ यूरिन देखें, यस, तो द साइट इज यस यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे इन दैट इज मिक्चुरेशन. so let us take up that कैसे. तो सबसे पहले यूरिन कलेक्ट हुए हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो जब यूरिन कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर तो इसके कारण क्या होंगे, व्हाट विल हैपन इज दैट नाउ देयर इज स्ट्रेचिंग stretching stretch of wall of urinary bladder, ठीक है. स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. और जब ये स्ट्रेच करेंगे तो व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपन, नेक्स्ट दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. एक और है मेंबर, आपको भी जाना है बाहर, आपके साथ जो बैठे हैं. तबीयत खराब है तो ये क्या तरीका है. स्कोल्डिंग्स तो होंगे भाई, बुरे लगे या ना लगे, स्कोल्डिंग्स तो मैं आई विल गिव दैट इज द थिंग, whatever टाइम नहीं है ज्यादा. so stretching of wall of urinary bladder. तो अगर मानो there is a stretching of wall, so that will lead to that is signal initiates, signal is sent to the CNS, brain and spinal cord. तो CNS क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें आएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो अगर मानो यूरिन कलेक्ट होंगे यूरिनरी ब्लैडर में, तो इसके कारण जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल है वो स्ट्रेच होंगे, और इस स्ट्रेचिंग के कारण सिग्नल जो है वो सेंड किया जाएगा टू द सीएनएस. अब इसका क्या रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, इसको क्लोज करो नाउ.
sent to the CNS. Now, motor signal. Nervous tissue आप लोगों ने जरूर देखा है. So anyone who can tell what is this motor signal? जो मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करती हैं. हाँ, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं. तो सेंसरी होते हैं किसी एक ऑर्गन से सीएनएस तक, और अगर आप मोटर सिग्नल देखोगे तो दैट इज फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर तक. ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मोटर सिग्नल सेंड करा जा रहा है. तो मोटर सिग्नल ये कहाँ जाएंगे? अगेन टू द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, और इसके कारण क्या होंगे? यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में हमें थोड़ा ध्यान देना है. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन क्या शो करेंगे? मसल्स. तो प्लीज रिमेंबर दैट इज, तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें जो मसल रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डेट्रूजर मसल्स. डेट्रूजर मसल्स, ये डेट्रूजर मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन से डेट्रूजन होगा. डेट्रूजन का मतलब क्या होता है? पुशिंग डाउन, यानी कि यूरिन जो है इट वुड बी पुश्ड डाउन. तो ध्यान रखोगे, डेट्रूजर मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण यूरिन पुश्ड डाउन. लेकिन इसके साथ ही साथ आप एक पैरेलल में भी मैकेनिज्म देख रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म जो पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं? तो दैट इज मोटर सिग्नल. ये इवेंट सेंड करा जा रहा है यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को. ठीक है, तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स ना, ये दोनों बात अलग है. देख रहे हो आप, स्फिंक्टर्स रिलैक्स ये अलग है, और यूरिनरी ब्लैडर के डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों बात अलग. स्फिंक्टर एक जगह रिलैक्स है और दूसरे तरफ कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है. लेकिन यहाँ वर्ड स्फिंक्टर्स है. वाई? हाँ, दैट्स करेक्ट, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था. तो इंटरनल नाउ एक तरफ से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ये दिस इज यूरिन इज पुश्ड डाउन, एंड देन दूसरे से बताते हो. इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना. ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, एक बार मैंने काटा भी था, एंड अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उससे भी आप मेरे को बता सकते हो इनिशिएट कहाँ से होंगे मिक्सचुरेशन. आपको बस ये बताना है, क्या यूरिन कलेक्ट होना ये इनिशिएशन है, या फिर स्ट्रेचिंग, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट होना, या फिर यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्स होना. आप ये बताओगे. एनसीईआरटी देखें, इनिशिएट, बस आप इनिशिएट देखोगे कहाँ से होंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. Yes. So stretching of the, yes, so the wall of urinary bladder. यानी कि आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है. तो स्ट्रेचिंग, दिस यू हैव टू रिमेंबर, स्ट्रेचिंग. ठीक है, और जब AITS पे क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा. दिस इनिशिएट्स, दैट इज क्वेश्चन ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. तो हमें ये मालूम रहना चाहिए, दैट इज स्ट्रेचिंग. हाँ, ये बिल्कुल नहीं बोलना है स्ट्रेचिंग.
और अगर आपके पास एनसीईआरटी अभी साइड में है तो वहां पे आप स्टार मार्क भी कर लो। डेट्रूजर मसल जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, आपको याद होगा हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स देखे थे, तो वो मसल्स जो हैं वो कौन से, तो उसका स्पेसिफिक नाम है, दैट इज डेट्रूजर। ठीक है, रिटर्न एवरीवन। तो हम लोगों ने देखा कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, फिर हम लोगों ने देखा दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचरेशन, फिर नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन इट। आई थिंक फर्स्ट तो ये सब तो बहुत ही इजी है। एक ही टॉपिक जो आपको जो है वो थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो उसको आप ध्यान से देखो काउंटर करंट। अदरवाइज प्रोबेबली आज हम लोग वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर विथ लेवल 2। डन, yes, Riya done. So next we'll move on with that is role of other organs in excretion. तो हम लोग जानते हैं किडनी का तो रोल है ही, लेकिन इसके अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जिसके एक्सक्रीशन में रोल। So let us come to that. Role of other organs. मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है सारे बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, यहाँ भी बहुत ही इजी और क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से स्कोरिंग भी है, you can get good marks also. Role of other organs in excretion. First one is liver. ठीक है, तो लीवर भी रोल प्ले करते हैं, तो लीवर भी रोल प्ले करेंगे एक्सक्रीशन में। कैसे? रिमूवल ऑफ बाइल, ठीक है, और बाइल में क्या क्या रहते हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यस, कोलेस्टेरॉल, दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो मेनली तो ये, इसके अलावा और कहाँ लीवर हेल्प करेंगे? तो इन रिमूवल ऑफ डिग्रेडेड ड्रग्स, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जैसे सपोज करो आपने किसी पेशेंट को 100 mg कोई ड्रग दिया है और वो ओरल रूट से गए हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पूरा 100% 100 mg के साथ टारगेट तक पहुंचे, क्योंकि लीवर में ये मेटाबोलाइज होते हैं। तो वहां पे जो ये डिग्रेडेड ड्रग्स रहते हैं उनका रिमूवल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं रिमूव होंगे तो इनके टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएंगे, दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इट हैज टू बी रिमूव, तो द चैनल इज लीवर। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स के भी जो है वो यहीं से रिमूवल होता है। नेक्स्ट, स्टेरॉइड रिमूवल, तो एक तो चैनल होता है स्टेरॉइड में, दैट इज मे बी अगर ये हार्मोन है तो, और दूसरा है कि अगर नॉन हार्मोनल स्टेरॉइड है वो भी यहीं से जो है वो रिमूव हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये भी एमसीक्यू पूछते हैं और बहुत ही इजी है। सेकंड, the second one is
लंग्स। तो इवन लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होंगे। सो इट इज रिमूवल ऑफ metabolic water and carbon dioxide. ये क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड लंग से रिमूव हो। So for False. that again you have to refer NCERT। NCERT में Per minute. yes, but हाँ, but yes, NCERT में दिखा ये पॉइंट। yes, Yes, अब sir. क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन रहेंगे AITS में कि which of the following indicates correct value of carbon dioxide remover from lungs। एक ऑप्शन रहेगा 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट, एक रहेगा 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर, एक रहेगा पर डे, लाइक दैट दे विल आस्क। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है इट इज एक्चुअली पर मिनट। so this is totally false and this component is wrong, so it is per minute। हाँ, अभी आ जाएगा। हैंग हुआ है, जस्ट a second। Okay।
इसे ओपन किया इसमें कर ठीक है ना अपलोड कर देना आप ही का ठीक है ना नेक्स्ट टाइम जाएगा तो कौन सा डिस्कस करेंगे अल्टर ऐप को से बंद कर देना ऐसे में कुछ दिक्कत आई होगा ना होता नहीं है इसको हटा के फिर से लगा ठीक है ना हाँ क्यों लाइट अरे वो तो लाइट है अरे दिखेगा ब्राइटनेस फुल है लाइट की वजह से ना हो गया सर ठीक है हाँ हाँ राइट एक मिनट यस सर नेक्स्ट इज लंग्स के बाद यस थर्ड इज स्किन so skin that is associated with first removal of sweat ठीक है and why this sweat is important because अगर आप sweat में देखोगे composition so it is yes NaCl and then water and then urea and then lactic acid lactic acid क्या है मसल्स के अंदर क्या मसल्स के अंदर ये तो मेटाबोलाइट है भाई मेटाबोलाइट तो रिलीज होते ही है स्वेट में और इनफैक्ट आपको ध्यान रखना वन थिंग यस हाँ बताओ क्या है नो टॉकिंग देखो आपको याद रखना है दैट इज अगर आप स्वेट देखोगे तो स्वेट में कभी भी आप यूरिक एसिड नहीं बताओ कि यूरिक एसिड जो है वो क्या होते हैं दे आर इनसॉल्यूबल तो अगर मानो स्वेट में यूरिक एसिड रहता और ये क्रिस्टल्स होते हैं तो ऑब्वियसली पसीना सूखने के बाद जो है वो आपको वो हटाने पड़ते हैं उसके दाने नॉर्मली ऐसे नहीं रहते हैं बट ठीक है और अगर मानो कहा जा रहा है रिमूवल ऑफ स्वेट तो स्वेट इटसेल्फ इज नॉट मेटाबोलाइट
लेकिन इनके थ्रू जो मेटाबोलाइट्स है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। So it is NaCl, water, lactic acid, यूरिया, लेकिन नॉट, इट इज नेवर यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिशन ऑफ फैट, और उसमें एक ऑप्शन जरूर यूरिक एसिड जाएगा, तो यूरिक एसिड ही आपको करना है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस फैट, ठीक है। एंड सेकंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोकार्बन, wax and some steroid. तो इनकी भी पाथ ऑफ एलिमिनेशन स्केल HC यानी हाइड्रोकार्बन, S is small letter. What about this? Now saliva का क्या कोई फंक्शन है कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करे? Yes, sir. SSD कैसे? You want water? Fine. हाँ कैसे? तो ये चीज देखा कि washroom if you want. मास्क कोई बात। कोई बात नहीं, you remove your just a second. So Payal, are you all right? remove her mask हटाओ and do one thing, take her to downstairs and in conference room come on later and just watch for 2 to 3 minutes. If she wants to take rest, just somebody आप दोनों में से will wait, don't worry, for 5 minutes. फिर इसके बाद जस्ट डिजीजेस आर देयर एंड देन विल टेक अप लेवल 2 पार्ट और सो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा टॉपिक। इनफैक्ट सारे फिजियोलॉजी में जितना भी आपने चैप्टर देखा है तो सबसे छोटे चैप्टर में ही ये एक्सक्रीशन एंड देन मूवमेंट लोकोमोशन, ये 2 चैप्टर। और अगर आप डाइजेशन चैप्टर देखोगे तो एक्सक्रीशन और मूवमेंट लोकोमोशन दोनों मिला के, तो उससे भी आई थिंक बड़ा ही होगा ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर दिया AITS प्रिपरेशन। तो पिछले बार जो है वो बहुत ही खराब की हुई है AITS, और खासकर आई डोंट नो व्हाई जूलॉजी तो बिल्कुल ही बकवास हुई। तो आपको इस बार वैसे नहीं करने, और इस बार जो है वो आप क्या स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, तो कैसे स्टार्ट किए हो अनुज, आपने क्या किया है AITS, क्या कैसे स्टार्ट किए या अभी तक नहीं किए? क्यों? आज डेट है 21 दिसंबर, कब है एग्जाम? सेकेंड AITS, तो कब स्टार्ट करना है? अब व्हाट एंड देन विवेक विवेक ने, हाँ यस वीपन,
स्टार्ट किए हो तो ये सब तो जो है वो ठीक है। तो आपके बताना है कि पानी जो है जो ये यार टेक इन वाटर, तो उसका पूरा फिजियोलॉजी समझाना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एडीएच। जल्दी जाओ एंड देन एक्सप्लेन अस एडीएच। यस हाँ, व्हाट यू हैव स्टार्ट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। पिछले बार भी ऐसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली सब कोई कह रहे थे नहीं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इस बार जो है वो बिल्कुल आपके 160 प्लस आने चाहिए जूलॉजी में। Everyone target has to be 160 plus, including Nilakshan. Nilakshan, yes, 160 plus. तो कैसे स्टार्ट किया AITS के लिए? स्टार्ट कर दिया है, तो आई विल सी रिजल्ट। रजू AITS के सिलेबस देखे हो? रजू देख लिए? तो कितने जो है वो क्या क्या स्टार्ट किए, क्या क्या स्टार्ट किए रजू? रजू क्या सिलेबस? यस सिलेबस याद कर लो। व्हाट इज दैट? दुष्यंत AITS सेकंड के लिए क्या स्टार्ट किया प्रिपेयर करना? डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड देन स्वास्तिक। स्वास्तिक हाँ ये बताओ क्या स्टार्ट किया, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो अगले AITS के लिए? एंड देन टीम प्रांच। टीम प्रांची NCERT से किया है श्योर? जॉलिमा जॉलिमा क्या स्टार्ट किया हो? नोट्स और NCERT। तो अगले AITS में जो है वो मार्क्स आने चाहिए 160 प्लस, तो 140 130 ये सब नहीं, क्योंकि अगले अगले AITS में आपको पूरा टाइम मिला हुआ है। नॉर्मली 3 वीक्स काफी होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक और वीक आप लेना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट। इनफैक्ट अब कर ही दो स्टार्ट, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करो, और हर चीज आपको देखना है। और ध्यान रखोगे अगर मानो 160 मार्क्स आने हैं तो फिर तो तब तो लेवल 1 हर चीज आने चाहिए, और अगर मानो 180 लाने हैं तो फिर लेवल 2। तो लेवल 1 तो आना ही है, लेवल 2 भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो लेवल 1 प्रायोरिटी पे ही रहेंगे तभी आपके 160 आएंगे, और लेवल 2 पूरा अगर अच्छे से करके जाओगे एवरीथिंग तो फिर 180 भी आएंगे, और आपके रैंक जो है वो बहुत ही अच्छे आपको दिखेंगे। सो लेट्स अस कैरी ऑन। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस मैं कब सेंड करूं? क्योंकि नहीं पहले आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है थ्योरी, इसके बाद। यस अनुज जोर। Yes, next coming to that is saliva. हाँ नाइट्रोजनस, इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो सलाइवा इट इज माइनर यूरिया रूट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जो है वो व्हेन वी आर गोइंग टू दैट क्या उसमें वो उसमें क्या नोट्स? अरे भाई क्वेश्चन वही तो कब?
So this Saturday, आज है what is that, Tuesday. नहीं आज नहीं, पहले आप लोग अच्छे से जो है वो पूरा चैप्टर देखोगे. लेवल 1 एवरीथिंग हैज टू बी डन इंक्लूडिंग लेवल 2 एंड आई विल आस्क Palak. Palak has to take things very seriously. I can't disclose the marks here in front of everyone. तो इसलिए जो है वो अगले AITS में मार्क्स 160 प्लस नहीं आएंगे तो फिर इट इज नॉट गुड. तुमको क्या होगा? यस. कौन से चैप्टर? AITS 4. हाँ देखो सिलेबस AITS नहीं, कोई बात नहीं, तो आई कैन अंडरस्टैंड. 4th AITS का जो सिलेबस है वो देखो. अच्छा सेकंड है, श्योर, गुड. तो ऐसे तो नहीं कि कोई AITS मिस कर गए? नहीं, सारे AITS दिए हो, सारे AITS दिए हो. अच्छा एक ही हुआ अभी तक, गुड. तो whatever that is, so please you have to prepare digestion, absorption, everything, and I will be sending questions on Saturday. ठीक है? कौन सा? हाँ ठीक है. ये प्लीज मेरे को एक बार क्या करोगे आप, फ्राइडे को एक बार याद करवा देना फैकल्टी रूम में, so that I will schedule, क्योंकि वो हाफ एन आवर का ही. संडे को जो है एनी टाइम, मे बी 9 to 9:30 या फिर आफ्टरनून 2 to 2:30 लाइक दैट वी कैन पुट. तो सलाइवा इट इज माइनर रूट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. तो ये सलाइवा के एक फंक्शन आपको ध्यान भी रखने हैं और इनफैक्ट वी शुड रिमेंबर ऑल्सो. तो सलाइवा में यूरिया भी होते हैं, लेकिन हालांकि ये काफी कम कंसंट्रेशन में. रिटन ऑल दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं डिजीजेस. हाँ लेकिन यहाँ एक और भी आई विल राइट जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन वी शुड रिमेंबर कोलोन. तो कोलोन इज आल्सो दैट इज वन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. शायद आपको याद हो, हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में देखा था. एंड Yes, हेल्प्स इन, यस, so it helps in removal of yes divalent cations. Divalent cations. नेक्स्ट आ जाओ डिजीजेस. तो इसमें फर्स्ट विल टेक अप glomerulonephritis. Glomerulonephritis. Break the word. So that is, yes, so it is inflammation of glomerulus. Inflammation of glomerulus. ठीक है. एंड अगर मानो देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, तो इस केस में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड. ठीक है. और अगर ऐसे हुए तो व्हाट विल हैपन नाउ, एल्ब्यूमिन आप देखोगे ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं. और अगर हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन देखें तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ध्यान रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्ब्यूमिन, ये सारे नेगेटिवली ही चार्ज होते हैं. और इसीलिए नॉर्मली फिल्ट्रेशन के समय में एल्ब्यूमिन जो है वो फिल्टर नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग इनफैक्ट कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं होते हैं. लेकिन एक रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है, लार्ज साइज, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ
एक और इम्पोर्टेंट है, वो है नेगेटिवली चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अगर मानो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होंगे तो इसके कारण क्या होंगे, दैट इज यस, सो एल्ब्यूमिन गेट्स फिल्टर्ड, एल्ब्यूमिन फिल्टर हो जाएंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, you will find something called as albuminuria. So that is albumin in urine. इसको कहते हैं albumin urea. तो अगर आप पेशेंट सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का है तो उसका यूरिन टेस्ट करो। नॉर्मल एक सब्जेक्ट रहेंगे, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसमें एल्ब्यूमिन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगी यूरिन। Second, we'll take up diabetes insipidus. एल्ब्यूमिन देन किसमें पूछ रहे हो? एल्ब्यूमिन जगह जगह लिखे हैं, वेर यू आर आस्किंग एल्ब्यूमिन यूरिया। तो सुनोगे तब ध्यान से, ठीक है। रिटन रिटन और नॉट, ठीक है। Now next is the second disease, diabetes insipidus. Diabetes insipidus. So abnormality in which ADH is deficient. तो अगर मानो ADH deficient होंगे तो क्या होगा? तो वाटर डायूरेसिस, ठीक है। ना ये डायूरेसिस क्या है? ADH हम लोगों ने देख लिया, एंटी डायूरेटिक। अब ये डायूरेसिस मींस व्हाट? तो द अदर मीनिंग इज यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। एंड इन वॉल्यूम इसको हम लोग वाटर डायूरेसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि देयर वुड बी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन and in this case it would be polyuria. So polyuria is excess urine output. So that is diabetes insipidus. आप देख लो डायबिटीज इंसिपिडस में कहीं पे भी शुगर, ग्लूकोज
इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इसका मतलब ये यहाँ पे कोई ग्लूकोज एबनॉर्मलिटी, शुगर एबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं। So it is actually abnormality related to water diuresis. और ये कब होंगे? जब ADH जो है वो डेफिशिएंट है। ठीक है। थर्ड इज रीनल फेलियर। थर्ड रीनल फेलियर, यानी inability of kidneys to form urine, adequate urine। ठीक है ना। इसमें क्या हो सकते हैं? या तो रहेगा ओलिगो यूरिया या फिर एन यूरिया। तो ओलिगो यूरिया, प्यूअर यूरिन आउटपुट, एंड एन यूरिया, near absence of urine output। So what are the treatment plans here? So treatment plan, एक है डायलाइसिस और एक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। But then we have to take up here dialysis in more detail। Dialysis, now इसमें what you are going to do is you are taking a closed chamber or
I will draw another diagram. Now, so this is the simple apparatus to show dialysis. और डायलिसिस में आप क्या देख रहे हो कि जो ब्लड है उसमें एबनॉर्मली यूरिया काफी हाई कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, लेकिन ये पेशेंट कौन से पेशेंट है? रीनल फेलियर के पेशेंट है। तो या तो देयर कुड बी ओलिगो यूरिया या तो एन यूरिया, यानी दोनों केस में यूरिया जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड में काफी हाई हो गया है। तो हमें डायलिसिस क्यों करना पड़ता है? ये जो यूरिया है इसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, सो टू क्लियर यूरिया फ्रॉम ब्लड वी हैव टू गो फॉर वन टेक्निक समथिंग कॉल्ड एज डायलिसिस। अब इसमें आपको क्या करना है? आपने एक ट्यूब के नेटवर्क इस तरह से बनाए हुए हैं इनसाइड क्लोज चेम्बर, और इसको आपने अटैच करा है। तो अटैच किससे किया है? तो जो आप यहाँ देख रहे हो ये कूलर का स्टैंड नहीं है एक्चुअली, ये है दैट इज डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, इससे इसको आपने फिल करा है। ठीक है, तो दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसे आप डायलाइजेट भी कहते हो, डायलाइजेट। ठीक है, तो ये कौन सा डायलाइजेट है? तो दिस इज
फ्रेश डायलाइजेट, फ्रेश, ठीक है। और यहाँ पे जो है इट इज यूज्ड डायलाइजेट, एंड दिस इज व्हाट इज द डायलाइजेट। ये आपने यहाँ पे डायलाइजेट फिल किया है। तो आई थिंक एक अलग से किसी को बैठाना पड़ेगा सिर्फ सेकेंड बेंच को देखने के लिए कि कौन बात कर रहे हैं। यस, सो लाइक दिस। तो ये यहाँ पे डायलाइजेट है। अब आपको याद रखना है कि डायलाइजेट जो है इसका कंसंट्रेशन, हाँ ये से बताओ खुशी है। हाँ, ये जब मैं बता रहा था तब उस समय जो है वो आप ही हू कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो दैट वेरी वेल, बिकॉज व्हाट यू विल डू इज कि जब भी मैं देखता हूँ तुरंत ही जो है वो सामने ऐसे, तो मेरे को मौका ही नहीं मिल पाता है कि मैं डांटूं। और उसके बाद फिर एक दो दिन जब मैंने क्वेश्चन भी पूछा तो आंसर भी दे दी। तो आपकी स्थिति एक और ऐसी, वन स्टूडेंट वाज देयर आई थिंक 2015 या 16 बैच में, वो भी वैसी ही थी एकदम, बात करना ऐसे वही, और उसके बाद फिर somebody will see तो उसके बाद एकदम ऐसे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ लो तो वो भी आंसर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। So this is talent only. And finally she qualified also. And then I asked, तो उसके बाद फिर जाने से पहले कहा नहीं सर, she never accepted कि नहीं मैं बात बहुत करती नहीं, जाने से पहले भी कहा नहीं मैं बात नहीं करती, बात नहीं करती। So I know that. तो डायलाइजेट क्या है? डायलाइजेट आप डायलाइजिंग फ्लूइड को ही कहते हैं, ठीक है, दादा। और फ्रेश और यूज ये वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपने जो है वो नया डायलाइजेट फिल किया है, और यहाँ पे यूज्ड वो हैं जो कि यहाँ से यूज करके इनको हटाया जा रहा है। इनको नॉर्मली हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज डायलाइजिंग फ्लूइड का अभी हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन, उससे आपको पता चलेगा। तो अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा composition, लेकिन except that fresh dialysate doesn't contain nitrogenous waste या फिर यूरिया, ठीक है। तो इसमें यूरिया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट आप नहीं देखते हो। यानी कि क्या है, अगर मानो आपने एक सेलोफेन ट्यूब या एक क्लोज ट्यूब के थ्रू इनको पास करवाया, किनको? ब्लड को। कौन से ब्लड को? जिसमें यूरिया का कंसंट्रेशन हाई था, और दूसरे तरफ आपने चेंबर में डाला हुआ है फ्रेश डायलाइजेट, तो ऑब्वियसली यूरिया अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? ब्लड में। लो कंसंट्रेशन कहाँ है? फ्रेश डायलाइजेट। तो यूरिया जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगे, ठीक है। और इसको मॉनिटर किया जाता है कि ये यूरिया कितना हो जाए, तो उतना जितना ब्लड में नॉर्मली होना चाहिए। एक बार उस लेवल पे आ गए तो उसके बाद फिर वापस इसको चैनलाइज करके बॉडी को सेंड कर दिया ये। लेकिन ओके, तो जब तक ये फिर से जो है वो, बट एनीवन हु कैन टेल क्या ये डायलाइसिस परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं? आई थिंक मानसी विल टेल। मानसी, यस मानसी बताओ। यस मानसी, डायलाइसिस परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर टेम्पररी, और इसका रीजन भी बताना।
ये फिर से कैसे नहीं किया? ठीक है, कोई और एनीवन हु कैन टेल कि क्या ये टेम्पररी सॉल्यूशन? ओके, बट देन कैसे? इधर तो करेक्ट आ रहा है। Yes, Varsha will guide us. हाँ, that's correct. तो इसलिए ये क्या है, दिस इज टेम्पररी सॉल्यूशन, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मानो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर व्हाट हैज टू बी डन? यस, ट्रांसप्लांटेशन करने हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, अगेन दिस स्क्रीन इज गॉन। वेयर इज दैट? ये कुछ कम लग रहा है ब्राइट। अच्छा, धीरे। ये सो ड्रॉ द डायग्राम। एक नहीं दिख रहा है, ठीक तो है। व्हाट इज नॉट विजिबल? स्क्रॉल, तब स्क्रॉल करने पे कैसे दिखेगा? हाँ, ये ड्रॉ द डायग्राम।
ठीक है, so question I'm writing. Siha. This question goes to Siha. Where is Siha? Ah, yes, the Siha. Siha with that. True. आपको एक्सप्लेन करना है यूरीमिया क्या है. वेरी गुड. यस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कहा जा रहा है. कुछ बता सकते हो कैसे? ये स्टेटमेंट ट्रू है और आपने यूरीमिया भी बिल्कुल सही कहा है. कैन यू एक्सप्लेन सम मोर? हाँ ठीक है, यूरीमिया को तो करेक्ट करने की ठीक है. यहाँ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. हाँ, वेरी गुड. यस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट. देखो, जनरली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि डायलिसिस हम लोग करते हैं करेक्ट करने के लिए सिर्फ यूरीमिया, लेकिन आपको याद रखना है इवन अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे सपोज पेशेंट इज हैविंग hyperkalemia and hypernatremia. वर्ड ब्रेक करो, आपको आंसर मिल जाएंगे. व्हाट डू यू फील? यस, हाइपर तो ऑफ कोर्स एक्सेस, जहाँ पे भी हाइपर यानी एक्सेस. ये बताओ कैलीमिया क्या और नाट्रीमिया क्या? यस, तो कैलीमिया इज पोटेशियम एंड नाट्रीमिया यानी सोडियम. कहाँ, यूरिन या ब्लड? यस, ठीक है, ऑफ कोर्स ब्लड. So for all these to correct these all things, even chloride भी है, magnesium भी है, like that. तो अगर मानो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी डायलाइसिस किया जाता है. ठीक है, तो डायलाइसिस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान. फायदे ये हैं कि ये रिलेटिवली इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, और पेशेंट्स जो हैं इनमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको डाई इंजेक्ट करना पड़ता है ब्लड में, ये सारे इन्वेसिव प्रोसीजर. लेकिन ये इन्वेसिव नहीं होता है, बस आपको एक निडल सिरिंज जो है वो यू विल इंट्रोड्यूस, और उसके बाद फिर आपको ब्लड इंट्रोड्यूस करना है ट्यूब में, एंड दैट्स इट. और ये बहुत ही लंबा टाइम भी नहीं लेते हैं, तो हार्डली 45 मिनट्स 1 आवर लाइक दैट सिटिंग में एक हो जाते हैं. उसके बाद बट देन डिसएडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंट आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, तो क्योंकि यूरीमिया जब भी होंगे फिर से आपको कराना रहेगा. और दूसरी बात ये है कि अगर मानो एन यूरिया है तो ये बहुत ही सीवियर केस रहते हैं, तो सीवियर केस के केस में जो है डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज इम्पोर्टेंट. लेकिन उसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं, जरूरी नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा सक्सेसफुल हो. So it could be even it could lead to even death also. So that's what thing is. तो हमें ध्यान रखना है कि डायलिसिस जो है अदरवाइज इट्स अ गुड ऑप्शन, गुड अल्टरनेट, अगर मानो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना है. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट डिजीज
written, done, everyone. Next one, that is renal stone. ये कौन सा था डिजीज? सेकेंड, थर्ड के बाद फोर्थ आ जाता है स्टोन. Salt of oxalate deposited within kidney. So that is renal stone. ठीक है, तो एक ही लाइन लेकिन आपको याद रखना है. Within kidney, salt of oxalate deposition. Fifth one, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. यानी कि आप क्लियर कट ये बात समझ रहे होंगे कि जरूर डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस ये दोनों अलग अलग, एक ही नहीं. ठीक है. नाउ डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इट इज मेटाबॉलिक डिजीज. मेटाबॉलिक डिजीज characterized by hyperglycemia. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया. तिशा ये वर्ड ब्रेक कर सकते हो? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लिसरीन है. So that is, yes, increase glucose कहाँ? In, yes, blood. देखो अब आप ध्यान दो, जैसे सपोज करो डाइट के बाद आप ऐसे भी देखते हो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी नहीं. इनफैक्ट हाइपरग्लाइसीमिया अपने आप में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं और अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है जो इस डिजीज में हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस. तो डायबिटीज मेलाइटस इज मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया. यहाँ पे बात आती है शुगर. ठीक है, और इनफैक्ट इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही करा. वी आर टॉक्ड अबाउट GLUT4. तो आपको यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस में क्या ध्यान रखना है? ये दो तरह के हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. टू टाइप्स डायबिटीज मेलाइटस के. पहला होता है टाइप 1. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और ये होते हैं दैट इज ऑटो इम्यूनिटी. So this is autoimmunity. So autoimmunity means what? That is beta cells of pancreas are destroyed by own antibodies. तो अपने ही एंटीबॉडीज जो हैं वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो ऑटोइम्यूनिटी इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज एबनॉर्मल. तो अगर बीटा सेल्स की बात करें तो ये वो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं. तो इसके कारण क्या हो जाएगा? देयर वुड बी इंसुलिन डेफिशिएंसी. Type 1 diabetes mellitus is autoimmunity. Actually, it is case of autoimmunity. But then second one, you will see there is type 2 diabetes mellitus. Diabetes mellitus. And this is case of, that is insulin resistance. Deficiency नहीं, resistance. मतलब क्या कि इंसुलिन बीटा सेल्स बिल्कुल नॉर्मली सिक्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट साइट है इनका वहां पे ये एक्ट नहीं कर पा रहे हैं. So that is insulin secretion normal, but target cells
cells are unable to give response to इंसुलिन। तो यहाँ कोई इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं, कोई सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और आप बिल्कुल आप क्लियर कट देख लो, टाइप 1 बहुत सारे आपके सीनियर से मिस्टेक करते थे, टाइप 1 लिख देंगे डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 लिख देंगे डायबिटीज इंसिपिडस। नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, उसमें आप कोई भी शुगर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटी नहीं देखोगे, वहां पे आप देखोगे शुगर एबनॉर्मलिटी है। और उसमें दो तरह के, एक ऑटो इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन लेवल 2 and finally and then probably we can start with next chapter of movement locomotion. Or let others also write.